मेरे पति जो बहुत ही अच्छे इंसान थे और सबकी मदद करते थे। वे पेशे से भी डॉक्टर थे और आजकल उनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मेरे ससुराल में मेरा छोटा देवर और नंद भी थी। मेरा देवर हर रोज़ एक नई फ़िल्म लेके आता और अपने कमरे में बैठकर देखता। मेरी नंद भी उसके साथ होती। मैं रात को बोर होती थी तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैं भी फ़िल्म देखना चाहती हूँ। तो उसने कहा, यह आपके देखने वाली फ़िल्म नहीं है। मैं हैरान हो जाती थी क्योंकि वह फ़िल्म कुंडी लगा कर देखता था। मेरे पति वैसे भी रात को नहीं आते थे और तब तक मैं अपने कमरे में अकेली ही होती थी। मेरा देवर और नंद बहुत ही दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। देवर जब भी रात को घर आता तो कोई ना कोई फ़िल्म की सीडी ज़रूर लाता और फिर मेरी नंद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था जो मेरे देवर ने अपने कमरे में रखा हुआ था। मुझे उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगती। भला ऐसी कौन सी फ़िल्म थी जो बंद कमरे में सबसे छुप कर देखी जाती थी? मैं सोच कर रह जाती थी। मैं कभी-कभी सोचती थी कि इसके बारे में अपने पति से बात करूं, फिर मैंने सोचकर खामोश हो जाती कि कहीं मेरे पति ने समझें कि उनके भाई-बहन से जलन कर रही हूं। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह ही बदनाम होती जाती है। एक दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति हॉस्पिटल से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुँह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी ही अपने लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे अपने कमरे में ले जा आई। तब तक मेरे पति ने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गए थे। मैंने कमरे में दाखिल होते ही कहा, आइए नाश्ता कर लें। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति पूछा, क्या हुआ, हाथ पर चोट कैसी लगी? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया था और मैं बताना भूल गई। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामे भरे अंदाज में कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे पति ने कहा, छोटी से कहा करो, वे तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही अपना भाई आ जाता है तो फिर दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करती तो मैं काम कैसे कहूँ? मेरे दिल में आई बात फ़ौरन अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूँगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा अभी आप नाश्ता करके आराम कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती थी कि वो थके हुए आए होंगे। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैं कमरे में की लाइट बंद कर दी और बर्तन समेटे किचन में आ गई और मैं अपने कामों में लग गई। मैं अभी हॉल का झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर बैठी ही थी कि मेरी नंद आ गई। भाभी नाश्ता बना दो, उसने तेज अंदाज में कहा। मेरी नंद की बातें करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वो मालकिन हो। मुझे शुरू में ही से ही उनका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं घर का माहौल ख़राब ना हो इसीलिए खामोश रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपने नंद के सामने रख दिया जब तक मेरा देवर भी उठ गया था। फिर मैंने उसको भी नाश्ता बना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी क्योंकि मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मेरे कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ से उनके बहुत दर्द उठ रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर गए। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया। वो किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, अरे तुम रहने देती, छोटी से कह देती, अपना हाथ दिखाओ।
मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांध दी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी। हॉस्पिटल से घर आई तो घर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी नंद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रख के टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, ये बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो वो बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं अभी उठा देती हूँ। और बर्तन समेटकर ट्रे में रखने लगी। तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है वरना चोट नहीं भरेगी। और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। मेरे पति अपनी बहन को छोटी कहकर पुकारते थे। उसके शायद शुरू से ही आदत थी, वरना उसकी बहन कहीं से भी छोटी नहीं लगती थी। वक्त पर शादी हो जाती तो अब तक 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ होती। जी भाई, मेरी नंद मोबाइल चलाती हुई गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी नंद से कहा, ये बर्तन समेट कर किचन ले जाओ और इन्हें धोकर रख देना। वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देखी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना? तो वो दोनों अपने ही दुनिया में मग्न थे। न तो बात करने की उन्हें तमीज़ थी, जबकि मेरी नंद और मेरे देवर की बराबरी मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता था कि मेरे पति की मम्मी ने उन्हें ज़रूरी कहीं गोद लिया होगा, या फिर मेरे देवर नंद को। खुद ही सोचकर अपनी ही सोच पर हंस देती। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई। मेरी नंद किचन में ही थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरी नंद को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वो किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मैं। मेरे देवर ने कहा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ और सीधा मेरी नंद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मेरे नंद को कमरे में न पाया तो आवाज़ें देने लगा। फिर मेरी नंद ने किचन से आवाज़ लगाई तो वो किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखी हुई सोफे पे बैठी थी। मुझे उनकी आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे देवर ने फ़ोन बज गया तो वो कोई सीडी मेरी नंद को दिया और फ़ोन कान पे लगाए घर से बाहर निकल गया। मेरी नंद ने खाना पकाते हुए वो सीडी वहीं किचन में रख दी। मैं किचन में बाहर खड़ी टंकी पे पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नज़र उन दोनों पर थी। मैं किचन में आ गई। मेरी नंद सब्जियां काट रही थी। मैं उससे बातें करने लगी। वह मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैं उसकी नज़रों से बचकर वह सीढ़ी पल्लू में छिपा ली और किचन से बहाने से बाहर निकलने लगी कि वो सीढ़ी मेरे पल्लू से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी नंद ने फ़ौरन मुझे देखा। मैं अनजान बनते हुए पूछा, ये सीढ़ी कहाँ से आई है? और वो सीढ़ी उठाई ताकि मेरी नंद को मुझ पर शक न हो कि मैं इन दोनों पर देवर पर नज़र रख रही हूँ। ये मेरी है, मुझे दीजिए। मेरी नंद झट से मेरे हाथ से वो सीढ़ी छीन ली और जल्दी से वो सीढ़ी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सब कोई खाना खा लिया तो मेरी नंद और देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे की कुंडी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे के चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर का फ़ोन मिलाकर बातें करने लगी और फिर पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में मसरूफ़ हो गई। फिर काम पूरा करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मायके चली जाऊं ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख ली और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बात की। वो थके हुए थे, सो गए। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सब ने एक साथ
नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मम्मी ने मुझे कहा कि अरे बेटा बैठो कर रहो, मैं काम तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा वहाँ भी तो मैं ही करती हूँ ना, अभी भी कर लूँगी। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना दामाद जी क्या कहेंगे। मेरी सास ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं अभी वहीं ऐसी ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती थी, उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी। वो मुझसे मिलने आ गई। मेरी दोस्त ने मुझे गले मिलते हुए पूछा कैसी हो। बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मेरी मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने उसे हॉल में रखे सोफे पर बैठने को कहा तो वह बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठी। मेरे दोस्त ने मुंह बनाते हुए कहा तुम तो भूल ही गई हो। मैंने कहा बस यार, शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों में बंध जाता है। हंसते हुए बोली दूल्हे भैया ने रोकने के लिए कैसे भेज दिया। किचन से निकलते हुए मम्मी बोली वो तो इसका हाथ जल गया इसीलिए आराम करने आई है, वरना अब भी उसे अपनी मम्मी की कहाँ याद आनी थी। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा मेरी प्यारी मम्मी अब बस करें। मम्मी ने हंसकर कहा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों पुरानी बातों में घुल गए। मेरी दोस्त ने कहा तुम्हें याद है ना, एक रिंकू मौसी हमारे गांव में रहती थी, उन्होंने अपने पति को मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी की थी। मैंने कहा हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ। मेरी दोस्त ने बताया कि शुरू किया कि रिंकू मौसी जब मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा के एक बेटा था जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे, किसी न किसी से झगड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ ये सब बातें तो मुझे याद है, मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ। एक दिन रिंकू मौसी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उसने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों की फ़ोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि रिंकू मौसी ने उसे देख लिया है तो उसने डरने की बजाय रिंकू मौसी को धमकियां देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को भी यह बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी रिंकू मौसी ने चाचा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वो लड़का गुस्से में घर छोड़ दिया। एक दिन रिंकू मौसी ने किसी काम से घर से बाहर गई थी। उसके पहले पति से उनकी जो बेटी थी उस लड़के ने उसे पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती कर ली। उसकी बेटी ने उसी वक्त आत्महत्या कर ली थी और वो लड़का तभी से फरार है। बेचारी रिंकू मौसी बहुत रोती है। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपने दोस्त से कहा मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब बातें नहीं निकल रही थी। फिर मैंने अपने दोस्त के साथ रिंकू मौसी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी का मौत उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मैं उसके लिए कुछ दिन पहले ही देखी थी कि वो इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर पर छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो मैं किचन में रखे फ्रिज में पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए अपने कमरे में आ रही थी कि मेरे देवर और नंद के कमरे के सामने से हुआ, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच में मेरी नंद का कमरा था। मुझे कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीरे थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पे कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसे लगा जैसे टीवी में किसी रोती हुई लड़की की आवाज़ वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरा देवर दरवाज़ा खोला और गुस्से में पूछा यहाँ क्या कर रही हो। मैंने जल्दी से कहा पानी लेने आई थी, अपने कमरे में जा रही थी कि गिलास गिर गया। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरी नंद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि मुझे देखकर घबरा गई हो। उस कमरे में अजीब आवाज़ें आ रही थी। मेरी नंद ने मुझे देखकर
फ़ौरन टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों हो जाइए अपने कमरे में, मेरे देवर ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज़ है। मैंने मुंह से बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। बैठी ही थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपनी दोस्त की बात घूम रही थी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी नंद और देवर भी कोई गंदी फ़ोटो या वीडियो देखते हों, तभी तो मुझे नहीं आने देते, वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुपा कर देखा जाए। लेकिन ये तो कितना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है या ये सब मेरा वहम है। लेकिन ऐसी कोई बात न होगा। इन दोनों की आदत तो ऐसे ही सबसे अलग हो रहते हैं और तभी वो दोनों मुझसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और इसीलिए ये मुझे अपने साथ फिल्म नहीं दिखाते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यह सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा। मैं नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। क्लिनिक में उनके आने पर मेरी आंख ही नहीं खुली थी। मैं अपने पति की चादर उड़ा दी और स्नान करने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया तब तक मेरे पति उठ गए थे। मैंने साथ ही दोनों के लिए नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी थी कि मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो। तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं, लेकिन ये सब मेरा वहम भी तो हो सकता है ना। मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उन्हें उनके भाई बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी। मैंने दिल में सोचा और कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने लगी। अगले दिन मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुपकर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और नंद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्हें दरवाजे पे कुंडी लगा दी थी। मैं खामोश बैठी हुई थी। मेरा देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी कि क्या यह सब सच है या सिर्फ मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर अपनी ही सोच पर शर्म के पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने पे मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाज़ा, एक खिड़की नज़र आ रही थी। उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिन सब की उम्र 5 से 6 साल या 16 तक ही थी। उसमें लड़की लड़के दोनों थे और वो एक कमरे में पड़े थे। इन्हें देखने से ही मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़कर यहाँ रखा गया हुआ हो। इसमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ ही साथ कह रही थी उसकी माँ बीमार है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। वो लड़की 16 साल की थी। उसकी आवाज़ मैं पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे से बाहर से आवाज़ सुनी थी वह इसी लड़की की थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई। मेरा देवर और नंद इतने घटिया थे। वो इतना गिरा हुआ काम करते थे। लोगों के बच्चे पकड़कर कैद करते थे। मेरी नंद के पास किसी का फ़ोन आया, वो उससे बातें करने लगी। शायद बच्चे को दूसरी जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चे को दुबई में सप्लाई कर देगा ताकि दूसरे बच्चों को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए। मैं बिना आवाज़ किए कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या नहीं। मुझे उन सब बच्चों पर बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुआ तो कुछ देर बाद ही मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। फिर मैंने डरते डरते सारी बात बताई उन्हें। पहले तो मेरे पति ने यह सब झूठ लगा, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मैंने उनके हाथ लाकर एक उपाय बताया और उनसे भी इस रात कमरे में रहकर छिपने की बात कही। वहाँ की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली।
मेरा पति तो इसी वक्त अपने के सामने जाने वाला था, लेकिन मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं करने दिया। कमरे से बाहर आते ही मेरे पति ने अपने बहन भाई की मदद करने की बजाय इंसानियत का फैसला किया और उन दोनों के कारनामों को पुलिस को बता दी। इन दोनों को अरेस्ट करके सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे देवर और नंद दोनों अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रही हैं। इंसान कितनी भी होशियारी से गलत काम क्यों ना करते ले, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने न जाने कितने माँ बाप की बद्दुआ ली थी, जो आज इस हाल में थे। कभी कभी मैं अपने आप पर ही शर्मिंदा होती हूँ कि मैंने ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया, क्योंकि अगर पहले उठाया होता तो मैं और भी बच्चों को बचा सकती थी। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब मैं उन बच्चों को बचाकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।